हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 3 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। ब्रिक्स स्ट्रेसेस ऑन 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स इन इट्स ज्वाइंट स्टेटमेंट। तो बेसिकली न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है ब्रिक्स देशों की, और वहां से ये आपका आउटकम निकल कर आया है। आपके मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए ब्रिक्स जो आपका रीजनल ग्रुपिंग है महत्वपूर्ण है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेगा और कुछ बेसिक्स की भी बात हम करेंगे ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर हम बात करें इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की, तो आपका जो हाल ही में हुआ है, इसमें जो मिनिस्टर्स हैं ब्रिक्स नेशंस के, उसमें इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो आपका करंट इंटरकनेक्टेड इंटरनेशनल चैलेंजेस अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं, उनको एड्रेस किया जाना होगा थ्रू रीइन्विगोरेटेड एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम से। और जब हम बात करते हैं रीइन्विगोरेटेड, यानी कि इसका मतलब होता है पुनर्जीवित जो है मल्टीलेटरल सिस्टम को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सुन रहे होंगे कि जो रेलेवेंस है मल्टीलेटरल सिस्टम का वो घटते जा रहा है। जो नेशंस है वो बायलेटरल की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मल्टीलेटरल सिस्टम का जो आपका स्ट्रेंथ है वह वीक हो रहा है। तो जो आपके करंट चैलेंजेस है वो भी एड्रेस होने में दिक्कतें आ रही है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये बेसिकली मल्टीलेटरल सिस्टम पर फोकस करने की बात कही है ना। सो जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो 6 प्रिंसिपल्स पर एग्री करते हैं कि कैसे मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स करने होंगे। तो इसमें देख सकते हो, पहली बात तो ये कि मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी, यानी कि जो आपका ग्लोबल गवर्नेंस है उसको मोर इंक्लूसिव, और मोर इंक्लूसिव यानी कि जो भी नेशंस शामिल होते हैं उन सबको का बात रखा जाए। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, सबकी बात रखी जाए। साथ ही साथ पार्टिसिपेटरी मोड में हो, सो दैट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन डेवलपिंग एज वेल एज लीस्ट डेवलप कंट्रीज का हो, है ना। क्योंकि ज्यादातर देखते होंगे कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जो दबदबा होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल गवर्नेंस उससे अफेक्ट होती है। सो अगर हम लोग डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज को भी उतनी वैल्यू देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल गवर्नेंस होगा वो मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी भी होगा। एंड जो दूसरी बात कही गई है वो है आपका इंक्लूसिव कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल, यानी कि जो भी मल्टीलेटरल सिस्टम से जो भी मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं उसमें आपका कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन पिलर होना चाहिए, सो दैट सभी को बेनिफिट करे, एज वेल एज एट द सेम टाइम सॉवरेन इंडिपेंडेंस को भी रेस्पेक्ट करने होंगे। एंड ऑल्सो मेक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस मोर रेस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रेडिबल, है ना। तो जो आरोप लगते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, है ना, कि रेस्पॉन्सिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, या फिर यूं कह सकते हो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उन सब चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। साथ ही साथ यूज ऑफ इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशन, जिसमें डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ सकते हैं, सो दैट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है उन सबको फुलफिल किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके। अलोंग विद जो आपका नेक्स्ट सजेशन है वो बेसिकली स्ट्रेंथन कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, यानी कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, सबकी कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सो दैट जो न्यू और इमर्जिंग चैलेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस है, उसको बेटर रिस्पॉन्ड किया जा सके। क्योंकि कोविड-19 की स्थिति ने ये दिखा दिया है कि मल्टीलेटरल सिस्टम हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं ना कहीं जब ग्लोबल लेवल पर चैलेंज आती है तो बेटर रिस्पॉन्ड करने में असक्षम होती है। सो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब सजेशंस भी दी गई है। एज वेल एज प्रमोट इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एज वेल एज जो नेचर्स बैलेंस है विद पीपल उसको भी प्रिजर्व किया जाए। सो अगर हम बात करें जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जब आपके एक देश दूसरे देश के साथ इंगेज करते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, तो जो अप्रोच होता है वो आपका या तो यूनिलेटरलिज्म होते हैं, है ना। यूनिलेटरलिज्म यानी कि देयर इज ओनली वन नेशन कह सकते हो। बायलेटरलिज्म यानी कि देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 नेशन। मल्टीलेटरलिज्म यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 2 नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो मल्टीलेटरलिज्म, बायलेटरलिज्म और यूनिलेटरलिज्म ये आपका प्रिंसिपल वर्क करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में। और अगर हम बात करें अप्रोचेज क्या होते हैं, तो देख लो क्वांटिटेटिव बेस्ड अप्रोच, जिसमें सिंगल पार्टी या फिर नेशन होता है। क्वांटिटेटिव बेस्ड अप्रोच यानी कि बेस्ड ऑन मेंबर, तो बेस्ड ऑन मेंबर। यूनिलेटरलिज्म में आपका सिंगल पार्टी या नेशन हो सकता है। बायलेटरलिज्म में क्या होते हैं, 2 पार्टीज और नेशन। आपने बहुत सारे बायलेटरल एग्रीमेंट्स के भी नाम सुने होंगे कि बायलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया यूएस, बिटवीन इंडिया रशिया। तो
जो देश होते हैं वो बायलैटरल इंगेजमेंट करते हैं। मल्टीलैटरल में क्या होता है, देयर आर मोर देन 3 और मोर पार्टीज होते हैं ना, 3 या 3 से ज़्यादा सदस्य देश जब शामिल होते हैं या पार्टी शामिल होती है तो मल्टीलैटरलिज्म कहलाते हैं। और क्वालिटी बेस्ड अप्रोच के बेसिस पर अगर हम बात करें तो जो आपका यूनिलैटरलिज्म होता है उसमें सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी, यानी कि कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है वो अपने नेशन के इंटरेस्ट में ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो समझ सकते हो सिंगल स्टेट जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो ये हो गया आपका सेल्फ सेंटर्ड पॉलिसी, है ना। और बायलैटरलिज्म में क्या होगा, प्रेफरेंशियलिज्म बाय द पावरफुल स्टेट्स, है ना। जैसे कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम हो गई तो प्रेफरेंशियल दिया जाएगा। जैसे दो देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड है तो इसका मतलब बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब दोनों देश को प्रेफरेंस मिल रहा है ट्रेड के मामले में, अदर स्टेट जिसके साथ नहीं है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कुछ इस प्रकार के एग्जांपल बायलैटरलिज्म में आपको देखने को मिलते हैं। मल्टीलैटरलिज्म में क्या होगा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिस्पेक्ट में, जैसे IMF है, यूनाइटेड नेशन, ये सब क्या है आपका 3 या फिर मोर देन 3 मेंबर या पार्टी जिसमें इन्वॉल्व है। और IMF में मोर देन 180 मेंबर्स आई थिंक की है। एग्जाम्पल है आपका मल्टीलैटरलिज्म का, है ना। ब्रिक्स इवेंट, आपका ब्रिक्स भी मल्टीलैटरलिज्म का ही एग्जाम्पल है ना। तो ये हमने अप्रोच किया डिस्कस की यूनिलैटरलिज्म वर्सेस बायलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म में क्या डिफरेंस है और इसमें जो क्वालिटी बेस्ड अप्रोच होती है इसमें क्या होती है। साथ ही साथ ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जब मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की बात करी जाएगी। तो अगर मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कटघरे में है जब से कोविड-19 की स्थितियां आई है। तो अगर रिफॉर्म्स की बात कही जाएगी, चाहे वो आपका WHO हो, है ना, चाहे आपका IMF हो, इन सब में कुछ भी सुधार करने की बात आएगी तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स को उठाकर आंसर में पटक देना है ना। ऐसे ही आंसर आपके डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल ये से जो टर्म है रेस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, ऑब्जेक्टिव, क्रेडिबल, ये आप मोस्ट ऑफ द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अलग से हर एक इंस्टीट्यूशन का पॉइंटर तैयार करने हैं, इसी का आप यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर दोगे। साथ ही साथ ये भी होता है स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सो दैट बेटर रेस्पॉन्ड किया जा सके न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंजेस का, ट्रेडिशनल चैलेंजेस या फिर नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज, ये भी पॉइंट को उठा के दूसरी जगह पटक सकते हैं, है ना। फिर ये तो पॉइंट सदाबहार है ही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी हो, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल हो, है ना, पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो, ऐसे करके आप जो है आंसर्स को यूज कर सकते हैं, बना सकते हो, किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। प्रीलिम्स के लिए एज सच ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। और ब्रिक्स के आपके जो हेड क्वार्टर ये पता होने चाहिए, ब्रिक्स के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई ब्रिक्स का डिक्लेरेशन है तो पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है रिसेंटली दिस डिक्लेरेशन वाज इन न्यूज रिलेटेड टू ब्रिक्स, IMF, WHO, WTO, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। So let's move to our second news. Cabinet approves Model Tenancy Act for circulation to the states या union territories for adoption, है ना। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को इश्यू कर दिया है। इसी मॉडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर जो आपके स्टेट्स होंगे, यूटीज होंगे, वो अपने टेनेंसी एक्ट को अपने स्टेट में कानून के जरिए ला सकते हैं, है ना, इस मॉडल के आधार पर। मॉडल का मतलब क्या होता है, बना दिया गया और इस मॉडल की कॉपी करी जा सकती है डिफरेंट स्टेट्स या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वही बात है। सो इससे पहले 2019 में गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 रिलीज किया था और साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन करवाई गई थी बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द PMAY, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, सो दैट लेजिस्लेट किए जाएं या अमेंड किए जाएं एग्जिस्टिंग रेंटल लॉज जो चल रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल टेनेंसी एक्ट। सो अगर हम बात करें मॉडल टेनेंसी एक्ट की, तो इसके लाने का जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो इसीलिए बिकॉज जो ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलते हैं टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स के बीच। होप आपको ये टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के डेफिनेशन क्लियर होंगे। टेनेंट्स जैसे आपका कोई लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड की तो ओरिजिनल जमीन उसके अधिकार में है। अब टेनेंट्स क्या होते हैं कि उस लैंडलॉर्ड की जमीन पर, है ना, वो कोई वर्क कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बदले में रेंट दिया जाता है लैंडलॉर्ड को टेनेंट्स के द्वारा। तो ये टेनेंट्स हो गए और लैंडलॉर्ड्स हो गए। तो जनरली कन्फ्लिक्ट देखने मिल जाती है। कभी कभी टेनेंट जो है लैंड का जो एक्विजिशन है उस पर डिमांड कर देता है, या फिर कभी कभी लैंडलॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं टेनेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर देता है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं दोनों के बीच में। तो इस प्रकार की सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट होती है ना। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, इसको ब्रिज करने के लिए ये लाया गया है, जिसमें
साफ साफ जो ऑब्लिगेशंस होंगे, टेनेंट्स के क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, लैंडलॉर्ड्स के क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, उसको हाईलाइट किया गया है। और इससे बेसिकली इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम को प्रमोशन मिलेगा टू वेरियस सिस्टम ऑफ सोसाइटी, चाहे वो माइग्रेंट्स हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो या फिर अर्बन पुअर हो। हमें ध्यान देना है क्या की फीचर्स है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 का। तो सबसे पहली बात तो टेनेंसी एग्रीमेंट पर क्या बातें कही गई है ना, क्योंकि जब भी टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स जो है वो एक साथ आएंगे और तो एक एग्रीमेंट के ही थ्रू आते हैं, तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि कोई व्यक्ति उनको रेंट पर जमीन दी जाएगी या कुछ भी दी जाएगी विदाउट एग्रीमेंट नहीं होगा, है ना। नो पर्सन विल लेट आउट और रेंट एनी प्रीमिसेस, कोई भी प्रीमिसेस उसको रेंट आउट अगर करना है तो बिना एग्रीमेंट के नहीं होंगे, ये बात कही गई है। तो सबसे पहली बात तो ये एग्रीमेंट जो है कंपलसरी किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर है। इसके तहत क्या होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि एडवांस पेमेंट कह सकते हो, तो बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं, तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को लिमिट किया गया है ना। कभी कभी लैंडलॉर्ड बेसिकली मनमाने रुपीज़ का डिमांड कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, तो टेनेंट को देना मुश्किल हो जाता है। तो इसके तहत जो एडवांस डिपॉजिट है वो लिमिट कर दी गई है, मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स रेंट फॉर रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंशियल के लिए मैक्सिमम 2 मंथ्स रेंट हो सकता है, और नॉन रेसिडेंशियल है तो मैक्सिमम 6 मंथ का रेंट हो सकता है। और जो तीसरा रिफॉर्म है रेंट अथॉरिटी के ऊपर, यानी कि रेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करने की बात करी गई है। ये रेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है अपॉइंट करेगा प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम स्टेट या यूटी गवर्नमेंट, और ये क्या करेगा रेंट अथॉरिटी, तो रजिस्ट्रेशन करेगा रेंटल एग्रीमेंट का, क्योंकि रेंटल एग्रीमेंट अगर कंपलसरी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं कोई ऑफिस या कोई बॉडी तो हो जहां रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। साथ ही साथ रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल्स भी लाए जाएंगे, है ना। और ये सिविल कोर्ट्स को वॉर करता है, यानी कि सिविल कोर्ट्स को मना ही कर देता है कि वो ऐसे स्ट्रीट्स में एंटर ना करे, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रेंटल कोर्ट सेटअप किए जाएंगे, ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाएंगे, सो दैट इस प्रकार के इश्यूज को फास्ट ट्रैक किया जा सके। साथ ही साथ विथ होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस, यानी कि नो विथ होल्डिंग ऑफ एनी एसेंशियल सप्लाई टू द प्रीमिसेस ऑक्युपाइड बाय द टेनेंट, है ना। कि अगर कोई प्रीमिसेस टेनेंट ने ऑक्युपाई कर रखा है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो आपका टेनेंट से वो सप्लाई को रोक दे, जो एसेंशियल सप्लाई है वैसे भी उसे नहीं रोका जा सकता, है ना। तो ऐसा ना होगा कि वो विथ होल्ड कर ले एनी एसेंशियल सप्लाई का टू द प्रीमिसेस ऑक्युपाइड बाय द टेनेंट। तो ये बातें हो गई, तो हमने डिटेल से डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज ए नीड फॉर लॉ ऑन टेनेंसी, क्यों। तो इसीलिए बिकॉज, यानी कि क्यों है, सबसे पहले तो आप जानो कि क्यों है, तभी आप समझ पाओगे कि क्यों लाया गया है ना। तो पहली बात तो ये कि जो लीजिंग या फिर रेंटिंग होती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, वो रेंट कंट्रोल एक्ट के परव्यू के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत प्रोविजंस किए जाते हैं, जो नियम कानून है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और सारे स्टेट्स का अपना वर्जन है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। कहने का मतलब ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपको ही पता है, इसलिए जो आपका स्टेट्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं अपने टेनेंसी लॉ में, हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया है वो स्टेट पर निर्भर करता है कि वो एक्सेप्ट करे या अमेंड करे, नहीं करना है तो ना भी करे, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अंडर अ स्टेट सब्जेक्ट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक लॉ, अगर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता है तो चैलेंजिंग बढ़ जाती है टू गेट रिलीफ अगर कोई डिस्प्यूट आती है बिटवीन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड टेनेंट्स, जिसके कारण लेंथी लिटिगेशन, कोर्ट का चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर, घन चक्कर, इतने सारे चक्कर आ जाते हैं। सो ये बातें हो जाती है। सो ये हमने डिटेल से डिस्कस किए। क्वेश्चन जो मेंस में आ सकते हैं वो की फीचर्स के ऊपर आएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि जो आपके कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, वो कन्फ्लिक्ट के कारण भी आपको पता होने चाहिए कि क्यों कारण है। और की फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एज सच इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये जरूर याद रखना है मेंस के लिए कि जो लैंड है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट में क्या प्रोविजन होती है, पावर्स होती है स्टेट की, ये थोड़ा पता होने चाहिए कि जो स्टेट है वो उनकी पास एक्सक्लूसिव राइट होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि वो लॉ बना सकते हैं अपने स्टेट मैटर्स में। सो ये पता होनी चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया ब्रिंग्स फॉरवर्ड टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2023, यानी कि टारगेट को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि बाय 2023 जो आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में उसको बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इससे पहले भी आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात सुनी होगी, है ना।
इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब यही होता है कि जो इथेनॉल है उसे पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाता है, और इससे होता यह है कि जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल भी कहीं ना कहीं फ्यूल की तरह का एक्ट करता है ना। सो इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जाता है, सो दैट पॉल्यूशन कम हो सके, इंपोर्ट बिल कम हो सके, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के साथ जो गवर्नमेंट है इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही है, और गवर्नमेंट ने इससे पहले टारगेट रखा था 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का इन पेट्रोल। और जब हम बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ 10%, तो इसका मतलब 10% इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाएगा 90% ऑफ बेसिकली यहाँ पेट्रोल होगा, क्योंकि पेट्रोल में ब्लेंडिंग होगी, अगर डीजल में ब्लेंडिंग होगी तो यहाँ पर डीजल हो जाएंगी बाय 2022, है ना। तो ये 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कब का था? 2022 था। और अब ये जो आपका 20% ब्लेंडिंग है ये बेसिकली बाय 2030 अचीव करना था, है ना। और इसे धीरे धीरे कम कर 2025 लाया गया, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि बाय 2023 we will be able to achieve the target of ethanol blending of 20% बाय 2023। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या फायदा होगा? फायदा वही होगा कि जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत टारगेट सेटअप किए गए थे कि भाई साहब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री से कम करना है टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये टारगेट बेसिकली रखी गई थी। तो भारत जो है उस स्टेप के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है ना। तो एक प्रकार से जो पेरिस टारगेट को अचीव करने के लिए ये अच्छा कदम है, क्योंकि इससे लोअर एमिशंस होगा, है ना। जो ऑक्सीजन होते हैं इथेनॉल में वो मोर कंप्लीट कंबशन करेंगे फ्यूल के, और जहाँ कंप्लीट कंबशन होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस में क्या होता है, अच्छे तरीके से बर्निंग होती है, इसलिए आपका CO2 एमिशन कम हो जाता है। वही आप कोल को बर्न करोगे तो जो CO2 एमिशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, दैट्स वाई। एंड चूँकि इथेनॉल प्लांट्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हार्नेस करता है पावर ऑफ सन को, क्योंकि प्लांट्स बनते ही कैसे हैं, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, है ना। तो जो आपका सन की एनर्जी है उसे हार्नेस करके बनाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल फ्यूल है। रिन्यूएबल यानी कि ये प्लांट्स बनाएंगे फिर से प्लांट्स इसे बना सकते हैं ना, ऐसा नहीं है फॉसिल फ्यूल की तरह कि एक बार इसे यूज कर लिया तो खत्म हो जाएगा, इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए रिन्यूएबल फ्यूल कहा जाता है। अच्छे से याद रखना, ये जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल फ्यूल है, उसे रिन्यूएबल फ्यूल के कैटेगरी में रखा गया है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्टली ऑयल इम्पोर्ट, तो ये बात भी है, ऑयल इम्पोर्ट्स को कम करने में भी मददगार साबित होगा। एंड अगर हम बात करें इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम की, तो सबसे पहली बात तो इथेनॉल के बेसिक की बात करते हैं, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके सोर्स काफ़ी हो सकते हैं। शुगर केन से इथेनॉल निकाले जा सकते हैं, मेज, व्हीट, इन सब से बेसिकली निकाले जा सकते हैं इथेनॉल, बिकॉज दीज हैव हाई स्टार्च कंटेंट, और इन कंपैरिजन टू पेट्रोल ये हायर ऑक्टेन नंबर ऑफर करता है एंड रिड्यूस करते हैं एमिशंस को, बिकॉज कंप्लीट कंबशंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 2003 में ही लॉन्च किया गया था नोटिफाइड स्टेट्स और यूटीज में, और इसमें बेसिकली शुरुआत में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का टारगेट रखा गया था। और जो प्रोग्राम है उसे एक्सटेंड किया गया है टू होल ऑफ इंडिया, याद रखना है होल ऑफ इंडिया, बट एक्सेप्ट यूटीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इन 2 आइलैंड्स पर आपका ये प्रोग्राम ऑपरेट नहीं होता है। याद रखना है आपको, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम आपका अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड पर ऑपरेट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अब इन ब्लेंडिंग करने के लिए आपको इंडिजीनियस रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, तभी तो इथेनॉल प्रोड्यूस होंगे, जैसे शुगर केन हो गया या फिर मेज हो गया, ये सब आपके रॉ मटेरियल है, इससे आपका इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो देख सकते हो डाइवर्जन ऑफ हैवी मोलेसेस, शुगर केन जूस, शुगर एंड शुगर सिरप, इन सबको डाइवर्स किया गया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ना। पहले ये एग्रीकल्चरल डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूज किए जाते थे, अब कुछ डाइवर्जन किया गया है, जैसे शुगर कैन जूस, शुगर सिरप, इसको भी कहीं ना कहीं डाइवर्स किया गया है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ रिडक्शन इन GST ये देखने को मिली है ऑन इथेनॉल, और जो आपका कितना % से कम हो गया GST देख सकते हो, पहले 18% था वो अब 5% हो गया है। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी चलाए जाते हैं फॉर इन्हांसमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ द इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी, है ना। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जिसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, सो दैट जो इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो बढ़ाई जा सके, अलॉन्ग विथ डिफरेंशियल इथेनॉल प्राइस जो रॉ मटेरियल पर आधारित है विच आर यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। सो ये हमने डिस्कस डिटेल से किया है।
और प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, इसे आपको जानना पड़ेगा। और ये जो टारगेट कुछ रखे गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2022 और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले क्या था 2030, उसके बाद 2025, उसके बाद आपका क्या आ गया 2023। तो 2023 बाय याद रखना है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की टारगेट रखी गई है। पॉजिटिव इंपैक्ट तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। मेंस में आपके बेनिफिट पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आ सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग से आप क्या समझते हो एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, विद रिस्पेक्ट टू पॉल्यूशन, या फिर पॉल्यूशन पर कोई क्वेश्चन आता है और आपको कोई आंसर लिखने है तो वहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो कंसेप्ट है उसे डाल सकते हैं कि इट कैन बी वन ऑफ द वे टू फुलफिल द पेरिस टारगेट, ये बातें आ जाती हैं। सो लेट्स मूव। और हाँ जरूर आप कोई भी क्वेश्चन है जिसमें पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन को कम करने के बारे में है तो ये जरूर लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं जो आपके पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो एक तो आपका इंडिजनाइजेशन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल होगा तभी आपका होगा प्रोड्यूस इथेनॉल। So let's move to the next article. Separate budget heads for SC and ST categories under मनरेगा from the financial year 2021 to 22। तो सेपरेट बजट डिवीज़न की बात हो रही है SC और ST कैटेगरीज में जो मनरेगा वर्क प्रोग्राम है, और ये सेपरेट डिवीज़न 2021-22 से हाईलाइट होगा। तो ये जो सेंटर है उसने स्टेट से कहा है कि जो वेज पेमेंट है जो दिए जाते हैं मनरेगा के तहत उसको स्प्लिट किया जाए सेपरेट कैटेगरीज में, यानी कि देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी फॉर SCs, देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी फॉर STs एंड देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी फॉर अदर्स फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर बिकॉज दिस फाइनेंशियल ईयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट 2021 to 22। एंड मनरेगा के तहत बेसिकली मोर देन 50% ऑफ वर्कर्स आर वुमेन, ये डाटा याद रखना है आपको। मनरेगा के तहत मोर देन 50% ऑफ वर्कर वो महिलाएं हैं और ऑलमोस्ट 40% जो वर्कर्स है वो बिलोंग करते हैं SC ST कम्युनिटी से। और वाई दिस स्टेप इज बीइंग टेकन, तो कहा जा रहा है इससे हायर स्पेंडिंग जो है वो इंश्योर किया जा सकेगा। और जो एनालिसिस की गई है नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस जो लाई गई थी 2014 से 19 के बीच, तो इसमें बातें पता चली है कि SCs के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है बिटवीन 2014 से 19 वो 6.2 लाख करोड़ का था, जबकि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ उसका आधा ही अमाउंट एलोकेट किया। तो इसलिए अगर सेपरेट रहेगा तो पता चल पाएगा कि कौन से सेक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है ना, सो दैट उस अनुसार गवर्नमेंट एलोकेट करे। और अगर हम बात करें SCs की, तो SCs अप्रोक्स 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंप्राइज करता है, लेकिन ओनली 8% ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स या सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स वो एलोकेट करी गई है इस कैटेगरी के लिए। और STs के लिए जो रिक्वायर्ड एलोकेशन वो 3.28 लाख करोड़ बताया गया था, लेकिन एक्चुअल गवर्नमेंट एलोकेशन 2 लाख करोड़ ही रहा, जस्ट अबाउट 60% ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, जो फंड की रियल एलोकेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसका कारण इन कम्युनिटीज को कहीं ना कहीं हार्डशिप फेस करने पड़ते हैं, है ना। और अगर एलोकेशन कम होगा तो डेफिनेटली जो वेज पेमेंट है उसमें डिले हो सकता है या फिर जो वर्क है वो मिलने में दिक्कतें आ सकती है। और अगर बात करें मनरेगा की बेसिक की, तो ये जो मनरेगा एक्ट 2005 लाया गया था, इसके तहत लीगल कानूनी पूर्वक गारंटी देता है कि भाई साहब आप अगर जुड़ते हो मनरेगा से तो 100 दिन के लिए यानी 100 दिन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एवरी फाइनेंशियल ईयर। एडल्ट मेंबर्स को कोई भी रूरल हाउस होल्ड का हो सकता है जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है एट स्टेट्यूटरी मिनिमम वेज। स्टेट्यूटरी मिनिमम वेज यानी कि जो मिनिमम वेज दिए जाते हैं, जो डिसाइड किए जाते हैं उस वेज के आधार पर, है ना। तो ये याद रखना है। तो मनरेगा एक्ट 2005, और अगर वर्क नहीं मिल पाया तो फिर कंपनसेशन दिया जाता है, कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी वेज दे दिया जाएगा अगर वर्क नहीं मिल रहा है तो भी। तो ये होता है मनरेगा एक्ट, और इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए भी। सो ये हमने डिस्कस किया डिटेल से फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना फॉर सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रोम डिक्लेरेशन। तो आपने भी सुना होगा साउथ अमेरिका में भरमार मिनरल रिसोर्सेस है, लिथियम का तो रिजर्व ही है वहाँ पर, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है कि हम उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करें सो दैट जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है मिनरल्स की, जैसे लिथियम आयन हो गया या फिर अदर मिनरल्स हो गए, उनको हम फुलफिल कर सके बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड इन इंडिया। और इंडिया में दिक्कत ये है कि इस प्रकार के जो मिनरल्स है वो जनरली नहीं मिलते हैं, है ना, डेफिशिट है इन सब मिनरल्स के क्षेत्र में भारत। तो इसीलिए ये जो आपका एग्रीमेंट अप्रूवल हुआ है ये स्ट्रेंथन करेगा कॉपरेशन को सो दैट मिनरल एक्सप्लोरेशन को इनकरेज किया जा सके। एंड इसमें आपका एक्सट्रैक्शन होगा,
माइनिंग ऑफ लिथियम, क्योंकि लिथियम का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है भारत में। और ये सिग्निफिकेंस है बिकॉज जो चाइनीज ओन्ड स्टेट फॉर्म से उसने लिथियम माइन कंसेशंस अर्जेंटीना के साथ, बोलीविया के साथ, चिली के साथ ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको ही पता है जब हम लिथियम ट्रायंगल की बात करते हैं तो लिथियम ट्रायंगल में 3 साउथ अमेरिकन देश आते हैं। मैप आप खोल के देख लो, एक तरफ अर्जेंटीना आएगा, एक तरफ आपका बोलीविया आएगा और एक तरफ आपका चिली आएगा। तीनों जो है लिथियम ट्रायंगल को कंप्राइज करते हैं बिकॉज ये इन क्षेत्र में काफ़ी बड़ा रिजर्व है आपके लिथियम स्टोरेज का, है ना। और चाइना तो इन सब मामले में आगे है ही, पहले भी उठाकर पहुंच गया, एग्रीमेंट कर लिया है, और सो दैट उनकी जो लिथियम की डिमांड है वो फुलफिल हो सके, है ना, क्योंकि चाइना इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स बनाते हैं तो उसको लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पहले से उसने उपाय कर रखे हैं और हमें अब उपाय करने की ज़रूरत है। और जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मिनरल जैसे आपका लिथियम हो गए, क्रोमियम हो गए, वेनेडियम हो गए, वो वाइटल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इसके सप्लाई लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो भाई साहब डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं। और एट प्रेजेंट इंडिया हाईली डिपेंडेंट है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन मिनरल्स के ऊपर फॉर द सप्लाई ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। और चाइना के पास तो भाई साहब मोनोपोली है ही है बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स को सप्लाई करने में काफ़ी बड़ा कंट्रोल रखते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की क्या इनिशिएटिव रही है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की तरफ, तो वी हैव द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो मिनरल डिपॉजिट को एक्सप्लोर करता है विद इन द कंट्री, और प्रयास भी किए जा रहे हैं सो दैट हेल्दी सोल्यूशन निकाले जा सके नक्सलिज्म प्रभावित क्षेत्र से। बिकॉज अब ये नक्सलिज्म की घटनाएं जहाँ या जिस भी रीजन में ज़्यादा होगी वहाँ पर मिनरल एक्सप्लोरेशन दिक्कत हो जाती है, तो इसके कारण जो रिसोर्स पोटेंशियल है वो रिसोर्स पोटेंशियल ही रह जाता है, वो एक्चुअल में उसका एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर इसका सोल्यूशन निकल जाए तो हमें माइंस का एक्सेस मिल जाएगा और कहीं ना कहीं हम अपने डिमांड को कैटर कर सकते हैं, ये बात हो जाती है। और 2019 में 3 मिनरल कंपनी यानी कि 3 मिनरल कंपनी नाल्को, HCL एंड MECL इससे सेटअप किया गया था। इन सब ने मिलकर बेसिकली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल जो है उसे सेटअप किया गया था। अच्छे से याद रखना है, 3 मिनरल कंपनीज का समागम है ये, है ट्राई इनिशिएटिव कह सकते हो। नाल्को, HCL है आपका कौन है भाई साहब ये, हाँ MECL, इन सब ने मिलकर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल सेटअप किया था सो दैट कंसिस्टेंट सप्लाई क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का बना रहे, चाहे वो कोबाल्ट हो, लिथियम हो, है ना। तो कैसे बना रहे, तो इसके तहत ये जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है काबिल, ये एक्वायर करते हैं माइंस को डिफरेंट कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते हैं और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो भी होते हैं स्टेट के बीच वो सब मैनेज कर एक्सप्लोर किया जाता है। साथ ही साथ इंटरिंग इनटू डायरेक्ट परचेज एग्रीमेंट, तो ये सब बात है। और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मिनरल जो नक्सल अफेक्टेड रीजन में मिलते हैं, और अगर ये नक्सल अफेक्टेड रीजन ठीक हो जाए तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बेरिलियम का सोर्स झारखंड उड़ीसा में मिल सकता है, फ्लोराइड का सोर्स छत्तीसगढ़ में, टीन का सोर्स वेस्ट बंगाल से आ सकता है, टंगस्टन का सोर्स छत्तीसगढ़ झारखंड, निकल का सोर्स छत्तीसगढ़ झारखंड, मोलिब्डेनम झारखंड MP, कोबाल्ट ओडिशा, गैलियम ओडिशा, ये सब आपके आगे। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखना है ये जो आपका लिथियम ट्रायंगल है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। और एक क्वेश्चन आप हमें बता दो कि जो आपके कॉन्टिनेंटल कंट्री साउथ अमेरिका के कौन कौन से हैं, है ना, ये आप अच्छे से ऑब्जर्व करके बताना, क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर शॉर्टर न्यूज। और हाँ, मीन्स के लिए अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को पाने के लिए, तो ये सब कुछ स्टेप्स ये पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। और लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA, इसके बारे में आप सुनते ही होंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिसेंटली डायरेक्ट किया है करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कोविड रिलेटेड इश्यूज कैन नॉट बी डील विद प्रोविजन ऑफ PMLA, है ना। ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं कोविड रिलेटेड एजेंसीज का, जिसमें जो है ब्लैक मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट को स्टोर कर लिए जाते हैं, आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाले इश्यूज भी सुने होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो है वो एक्शंस होने चाहिए, तब जाके आपका ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऐसे प्रोविजंस को अलाउ किया है ना कि जो PMLA के प्रोविजंस के अंतर्गत इसे भी डील किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं PMLA की। तो बेसिकली PMLA को लाया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, सो दैट जो क्रिमिनल ऑफेंस किए जाते हैं उसे फाइट कर सके, और जो आपका इलीगल सोर्स से इनकम आते हैं यानी कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस से जो लोग इनकम कमाते हैं, है ना, उसको लीगलाइज किया जा सके। लीगलाइज करने का मतलब उस पर कार्रवाई हो और अल्टीमेटली जो भी ये काले धंधे होते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। तो ये आपका PMLA है, नाम से ही पता चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैक पैसे कमा लिए उसको फिर डिफरेंट
तरीके से व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो मनी को हमने लॉन्ड्री कर दिए। जैसे कपड़े को हम लॉन्ड्री करते हैं, गंदे कपड़े को साफ में बदल देते हैं, उसी प्रकार से मनी को लॉन्ड्री भी कर दी जाती है ना। तरीके बहुत सारे हैं। और ये जो एक्ट है इनेबल करती है गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को कि वो प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट कर सकते हैं जो अर्न किए गए हैं इलीगली गेन प्रोसीड से। और ये जरूर याद रखना है, ईडी जो है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये नोडल एजेंसी है पीएमएलए का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इलेक्शंस फॉर यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। तो ये न्यूज में आई है बिकॉज अभी जो यूएन जनरल असेंबली अंगा, इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये जो आपके अंगा प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया ने डिसाइड किया है टू सपोर्ट मालदीव्स ओवर द अफगानिस्तान। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सेशन एंड इट्स प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये जो जनरल असेंबली है वो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को एज वेल एज 21 वाइस प्रेसिडेंट को, है ना, एटलीस्ट 3 महीने पहले बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सेशन ओवर विच दे आर टू बी प्रेसाइड। यानी कि लेट्स से कि ये जो अंगा सेशन है ना, अंगा सेशन जो है 3 महीने बाद ओपन होने वाली है, लोग इसमें शामिल होंगे मेंबर कंट्री। अब प्रेसिडेंट की चुनाव करनी है, तो प्रेसिडेंट की चुनाव 3 महीने पहले होगी, है ना। तो सेशन होने से 3 महीने पहले प्रेसिडेंट की चुनाव हो जानी चाहिए, या फिर ये जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है इनकी चुनाव हो जानी चाहिए, तभी तो वो प्रेसाइड करेंगे। एंड ये चेंज करती है ईच सेशन एंड रिसेंट ईयर्स में फॉलोइंग ए पैटर्न ऑफ जियोग्राफिकल रोटेशन, यानी कि ज्योग्राफी के आधार पर ये आपका शिफ्ट होता है। और इंडिया की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित, आपने नाम सुना होगा, इसने अंगा प्रेसिडेंट को सब भी किया 8th सेशन जब चल रहे थे 1953 में, और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी अंगा की। याद रखना है विजय लक्ष्मी पंडित, ये नाम याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। विजय लक्ष्मी पंडित सर्व्ड एज अंगा प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 8th सेशन 1953 में, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अंगा, है ना। ये जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होते रहते हैं, है ना, ईयरली बेसिस पे, तो ये बातें याद रख ली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2021 रिलीज बाय आईएलओ, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा रिलीज करी जाती है। क्या की हाईलाइट है, इसे आप मेंस के लिए यूज करोगे तो एटलीस्ट 220 मिलियन पीपल, यानी कि 22 करोड़ पीपल एक्सपेक्टेड टू बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड दिस ईयर। यानी कि ये जो आपका ये जो 2021 ईयर चल रहा है और कोविड-19 की स्थिति सुधरने की नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण उम्मीद करी जा रही है कि इस साल लगभग 22 करोड़ लोगों का रोजगार यूँ कह सकते हो चला जाएगा, या फिर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, इनको रोजगार नहीं मिलेंगे। और ओनली ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है जो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोडिक्ट किया गया था, है ना। और जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो इनसफिशिएंट होगी टू मेक अप द लॉसेस सफर्ड अंटिल एटलीस्ट 2023, यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट है, उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होगी कि वो लॉस जो हुई है उसको भरपाई कर सके एटलीस्ट 2023 तक। और 108 मिलियन मोर पीपल वो पॉवर्टी ट्रैप में आ चुके हैं या एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा चुके हैं सिंस 2019, ये डाटा भी आप याद रख सकते हो, है ना। अप्रोक्स 10.8 करोड़ मोर पीपल फॉलन इनटू पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंस 2019, एंड वुमेन हैज सफर्ड डिस्प्रोपोर्शनेट जॉब लॉसेस, ये तो है ये, while seeing their unpaid working time increase. Let's move to next article, sustainable urban development. तो recently sustainable urban development के टॉपिक पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव एंड मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, है ना। तो यानी कि क्या चल रहा है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट तो हो सस्टेनेबल बेसिस पर, और उसके लिए जो देश इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना, अच्छे कर रहे हैं, उनसे एमओयू साइन किए जाते हैं सो दैट ये मदद कर सके टू इंश्योर कि हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल बेसिस पे हो। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो ये इंटरलिंक्ड ट्रायड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक तरफ इकोनॉमी का भी केयर रखेंगे, एक तरफ सोसाइटी का भी केयर रखेंगे, एक तरफ नेचर का भी केयर रखेंगे, यानी कि ट्राई बैलेंस कह सकते हैं बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड नेचर, है ना, सो दैट सस्टेनेबिलिटी आए। और ये फैसिलिटेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम विच डज नॉट हार्म द नेचुरल वर्ल्ड, एंड ये आपका SDGs का हिस्सा है, कम्स अंडर SDG गोल 11। और इसके तहत क्या बातें की जाती है कि जो सिटीज़ है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, उसको इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलेंट, सस्टेनेबल बनाया जा सके। एंड लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नाकी। तो बेसिकली नाकी की बात करें, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये आपका टूल है जो नंबर्स का इस्तेमाल करता है सो दैट जो एयर क्वालिटी डाटा है उसे सिंप्लीफाई किया जा सके। कैसे, तो क्लासीफाइंग द पॉल्यूशन लेवल्स इनटू 6 कैटेगरी, तो 6 कैटेगरीज में पॉल्यूशन लेवल्स को क्लासीफाई किए जाते हैं। वो 6 कैटेगरीज क्या है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सेवर। और ये कलर कोड डिनोट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ हार्मफुल द पॉल्यूशन
इन ए स्पेसिफिक एरिया इज, और ईच ऑफ द पॉल्यूटेंट यानी कि हर एक पॉल्यूटेंट, चाहे वो PM2.5 हो, PM10 हो, अमोनिया हो, लीड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, आर असाइंड एन एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, सभी को एयर क्वालिटी इंडेक्स असाइन किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। 2.5 10 तो है ही, अमोनिया है, लीड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन भी लिए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिए गए, ये बात आपको याद रखनी। और AQI इन्फॉर्म्स द पब्लिक अबाउट द इन्वायरमेंटल कंडीशन की क्या चल रहा है, भाई साहब स्थिति क्या है ना, और ये महत्वपूर्ण होते हैं फॉर द पीपल जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस से सफर कर रहे हैं, है ना, उनके लिए। नेक्स्ट इज योर स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो स्वास्थ्य माने आपका सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस, ये मतलब हुआ स्वास्थ्य का। और ये आपका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज दोनों को कंबाइन कर आपका एक प्रोडक्ट निकालता है, सो दैट सेफ एंड हेल्थी ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराई जा सके। और ये जो टेक्निक है स्वास्थ्य टेक्निक, इसमें हाइड्रोडायनेमिक एविएशन का इस्तेमाल किया गया है ना। इट कंबाइंस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग along with natural resources in the form of natural oils and plant extracts, इन सब को बेसिकली कंबाइन कर आपका ये टेक्निक लाया जाता है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर ये महत्वपूर्ण है, सो दैट पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो अगर हो उस वाटर में तो उसको खत्म किया जा सके, बिकॉज दिस पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म लीडिंग काउज होती है बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीज का। However, कॉमन ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल मेथड जैसे क्लोरिनेशन, जिसमें आपका दिक्कतें क्या आ जाती है, हार्मफुल या कार्सिनोजेनिक डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स, ये सब आ जाती है, इसीलिए ये सब ठीक नहीं है। एंड वेयर द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो WHO ने कहा है कि ओनली वन स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वो भी डेल्टा वेरिएंट, इसको आप कह सकते हो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, है ना, डेल्टा वेरिएंट। और याद रखना इसी का नाम दिया गया है B.1.16.17.2, इसी को डेल्टा वेरिएंट किया गया है। ये बेसिकली म्यूटेटेड कोविड है ना, क्योंकि आपको पता है वायरस जो है वो समय दर समय जिस शरीर में जाता है वो म्यूटेट करता है, म्यूटेट करके वो डिफरेंट रूप ले लेता है और वो हार्मफुल या फिर लेस हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ये जो आपका डेल्टा वेरिएंट है मोर डेंजरस है देन द ओरिजिनल वर्जन, बिकॉज ये ट्रांसमिसेबल ज़्यादा है, डेडली भी है और पोटेंशियल है टू गेट पास्ट सम वैक्सीन प्रोटेक्शन, है ना। ये भी देखने को मिला है कुछ जो वैक्सीन प्रोटेक्शन अगर लिए भी हैं उसको भी ये सरपास कर देता है, उसको भी नहीं छोड़ता है, तो ये इसीलिए कंसर्न है। और लिया WHO ने असाइन किया था सिंपल लेवल्स टू की वेरिएंट, एक तो आपका SARS-CoV-2 का, और SARS-CoV-2 आपको पता है वायरस डेट काउजेस कोविड, और कुछ वेरिएंट्स देख लो आप B.1.617.1 एंड B.1.617.2 वेरिएंट कोविड-19 का ये पहली बार इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था, हैज बीन नेम्ड एज कप्पा एंड डेल्टा, है ना। ये जो 6.1.7.1 है इसको कप्पा नाम दिया गया है और डेल्टा आपका यही है 0.2 वाला, तो ये अच्छे से याद रखना है। सो हमने इसे डिटेल से कवर किया, काफ़ी लेट हो गई है, बट थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू।